हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है आपके पाठ्यक्रम में जो अध्याय नंबर 4 है, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित है विदाई संभाषण। यानी कि ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। विदाई संभाषण ये निबंध के रूप में है। कैसी विदाई? ये निबंध के रूप में है। तो सर्वप्रथम हम बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी का जो जन्म है सन 1865 में रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में लाला पूरनमल के घर पर हुआ था। और अब यह गांव जिला झज्जर में आता है। बाल मुकुंद गुप्त द्वि द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी माने गए हैं। वे अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार और कुशल संपादक भी रहे हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। छात्रावस्था में वे बड़े ही अध्ययनशील एवं सहनशील थे, परंतु दादा और पिता के देहांत के बाद उनको अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। जब बाद में अध्ययन आरंभ किया तो 21 वर्ष की आयु में वे केवल मिडिल की परीक्षा ही पास कर सके। शीघ्र ही गुप्त जी ने उर्दू भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। फलतः वे अखबार चुनार के संपादक नियुक्त हो गए। इसके साथ साथ वे कोहिनूर तथा जमाना जैसे अखबारों के संपादकीय विभागों से भी जुड़े रहे। इसके बाद उनका रुझान हिंदी भाषा की ओर हुआ। भारत प्रताप पत्र के साथ जुड़ने के बाद उनके हिंदी लेखन में काफी सुधार हुआ। 1907 में 42 वर्ष की अल्पायु में ही ये परमपिता परमात्मा को प्यारे हो गए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, बाल मुकुंद गुप्त समय के जिस संधि बिंदु पर खड़े थे वहां इन्हें भारत का अतीत और वर्तमान पारदर्शी सत्य के समान साफ साफ दिखाई देता था और भारत का भविष्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसीलिए इनके विपुल साहित्य में भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं का ध्वनि संकेत सब शब्द में मुखरित हुआ है। शंभू के चिट्ठे चिट्ठे और खत इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक, सामाजिक और राजनीतिक निबंधों के संग्रह हैं। सन 1905 में बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से इनके निबंधों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इसमें 50 निबंध संकलित हैं। निबंधों के साथ इनके कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। साहित्यिक विशेषताएं: श्री बाल मुकुंद गुप्त मूलतः संपादक थे और उनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। वे देश के पराधीनता के प्रति सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक निबंध, संपादकीय लेखों और काव्य में प्रतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई है। उनकी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। सर्वप्रथम उनके साहित्य में राष्ट्रीय भावना मिलती है। राष्ट्रीय भावना कैसे मिलती है वो जान लीजिएगा। बाल मुकुंद गुप्त ने अल्प मात्रा में ही काव्य रचना की थी, लेकिन उनका समूचा काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। गुप्त जी भारत की पराधीनता को लेकर बहुत ही बेचैन रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके साहित्य के विषय में भी लिखा है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम उनके साहित्य का मुख्य विषय रहा। यदि गहराई से उनके साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय भावना उनके साहित्य में देखने को मिलती है। आगे गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। वे गांधी जी के अहिंसा, सत्य, त्याग आदि सिद्धांतों में पूरा विश्वास रखते थे। फिर भी कहीं कहीं उनके तेवर बड़े तेज तरार प्रतीत होते हैं। आशीर्वाद काव्य रचना में उन्होंने बताया है कि हमें विदेशी माल को नकार कर चरखा काटना चाहिए और लघु तथा कुटीर उद्योगों के को प्रधानता देनी चाहिए। तीसरी साहित्यिक विशेषता बाल मुकुंद गुप्त जी की रही है लोक जागरण। द्विवेदी युगीन कवि होने के
कारण गुप्त जी के साहित्य में का लोक जागरण की आवाज भी सुनाई देती है। उन्होंने देश की प्रतंत्रता, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ प्रथाओं और धार्मिक आडंबरों का चित्रण भी किया है। गुप्त जी ने विदेशी वस्तुओं के त्याग और विदेशी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। भले ही वे धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे, लेकिन समाज सुधार की भावना भी उनमें प्रबल थी। उन्होंने अपने विभिन्न लेखों तथा कविताओं द्वारा इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे उनके साहित्यिक विशेषता है व्यंग्य का प्रबल प्रयोग। गुप्तकालीन परिस्थितियां भारतेंदु युगीन परिस्थितियों से बिल्कुल अलग नहीं थी। वे लगभग भारतेंदु के समकालीन ही थी। वैसे तो उनको शिव शंभू के चिट्ठे से साहित्यिक ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन कविताओं में भी उनका व्यंग्य काफी तीखा और तिलमिला देखने को मिलता है। टेसू और होली के बहाने से उन्होंने उस समय के गवर्नर लॉर्ड कर्जन के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर करारे व्यंग्य किए हैं। उस समय के हालात को देखते हुए यह सहज कार्य नहीं था। अनुवाद कार्य अगली जो साहित्यिक विशेषता रही है इनके काव्य की, इनके साहित्य की अनुवाद कार्य है। गुप्त जी के समय में दूसरी भाषाओं के उत्तम कोटि के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने की प्रवृत्ति जोरों पर थी, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। बाल मुकुंद गुप्त एक अच्छे अनुवादक भी रहे हैं। उन्होंने संस्कृत की रत्नावली नाटिका और बांग्ला की बड़ेल बागिनी का सुंदर अनुवाद किया है। इस प्रकार उन्होंने उस प्रिय रचनाओं का अनुवाद करके हिंदी के साहित्य को समृद्ध करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। समाज सुधार की भावना उनके साहित्य में देखने को मिलती है। बाल मुकुंद गुप्त के साहित्य में सदा समाज सुधार की भावना को भी यथोचित स्थान दिया गया है। उन्होंने अपने युग के समाज के जीवन को अत्यंत समीप से देखा और उसमें जो कमजोरियां, अवगुण, कुरीतियां, स्वार्थीपन आदि व्याप्त थे, उनको उद्घाटित कर समाज को उनके प्रति सावधान रहने की प्रेरणा दी है। उन नारी सुधार पर खूब लिखा। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारे व्यंग्य किए। उन्होंने समाज देश विरोधी लोगों के काले कारनामों पर भी करारी चोट की है। बात शैली श्री बाल मुकुंद गुप्त ने अपने साहित्य में सहज, सरल एवं सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। उनकी भाषा पर कुछ कुछ ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। इसका कारण यही है कि वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को मिलाने वाली कड़ी के रूप में देखे गए हैं। फिर भी इन्होंने खड़ी बोली के सहज एवं सरल रूप का ही प्रयोग किया। उनकी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू तथा तद्भव शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने अलंकारों से अधिक मोह नहीं था इनका अलंकारों से अधिक मोह नहीं था। मूलतः वे सफल निबंधकार एवं संपादक रहे हैं। व्यंग्यात्मक शैली के लिए वे अपने समय के प्रख्यात साहित्यकार भी रहे हैं। फिर भी उनका सब चयन सर्वथा उचित व समर्थ है। निबंधों के समान कविताओं में भी उनकी भाषाशैली अत्यंत सजीव, चुस्त, प्रभावयुक्त एवं प्रभावमयी रही है। ये था बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन वृत्तांत। अब इस अध्याय का जो सारांश है वो जान लीजिएगा। विदाई संभाषण एक निबंध के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है और विदाई संभाषण श्री बाल मुकुंद गुप्त की एक सुप्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने भारत के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन जो
हेलो प्रदीप सर, ये बड़े आपको आवाज सुनाई दे रही है? हिमांशु, जया, मयंक, बोलिए बेटे। एक तो आप सभी अपनी वीडियो ऑन किया करो। दो मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट। संभाषण श्री बाल मुकुंद गुप्त की सुप्रसिद्ध रचना श्री शंभू के चिट्ठे में संकलित निबंध। कोई शासक, लेखक का मानना है कि जब कोई शासक किसी भी देश में जाकर रहता है, उसका अन्न पानी प्रयोग करता तो उस स्थान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए नर सुल्तान नाम का राजकुमार विपत्ति के समय नरवरगढ़ में रहा करता था और उसने नरवरगढ़ की भूमि का उपकार माना है और श्रद्धा पूर्वक उस भूमि को प्रणाम किया था। इसलिए वहां की जनता उस राजकुमार को आज भी याद करती है। लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि क्या आप भी ऐसा विदाई भाषण दे सकते हैं जिसमें अपने स्वार्थ और अपनी दूरता का वर्णन करें और भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। क्या आप भारत के प्राचीन गौरव एवं यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक का मत है कि यदि लॉर्ड कर्जन ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता उनकी गलतियों को अक्षमा कर देगी, किंतु लॉर्ड कर्जन इतना उदार हृदय नहीं है लॉर्ड कर्जन का। अतः उसकी विदाई पर भारतवासियों का खुश होना उचित है। ये सारांश है इस अध्याय का। अब चलिए शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में रखना। विदाई संभाषण, ये कैसी विदा है? निबंध के रूप में है। कैसी विदा है? निबंध के रूप में। माय लॉर्ड, लॉर्ड क्या होता है? स्वामी। लॉर्ड क्या होता है? स्वामी। अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसरॉय भी हो जाते। चिरस्थायी क्या होता है? जो लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं उनको चिरस्थायी बोलते हैं। हमेशा रहने वाले यानी कि जो न मर सके उनको चिरस्थायी बोलते हैं। ठीक है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसरॉय भी हो जाते। वाइसरॉय क्या होता है? वाइसरॉय होता है शासक। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। विछुड़न समय बड़ा क्रोणोत्पादक होता है। क्रोणोत्पादक का मतलब होता है क्रोणा उत्पन्न करने वाला।
आपको बिछड़ते बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पधारे का मतलब है यहाँ से जाएं, ठीक है। पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष होता है खुशी, और इसका विलोम विषाद यानी कि दुख, ठीक है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव, वैर भाव यानी कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखना। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। आविर्भाव का होता है प्रकट होना, आना, फूटना, निकलना, ठीक है। माइलोड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। दीन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, ठीक है। इसे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। शिव शंभू किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिव शंभू, शिव शंभू का मतलब होता है बाल मुकुंद का एक कल्पित पात्र होता है। एक कल्पित पात्र जो हमेशा भांग के नशे में रहता है और बैकी बैकी और चुभती हुई सच्ची बातें कहता रहता है, उसको शिव शंभू नाम दिया गया। शिव शंभू के 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलवाली था, उनमें एक अधिक बलवाली थी, और वह कभी कभी अपनी सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित क्या होता है? जो परिवार के ब्राह्मण होते हैं उनको पुरोहित बोलते हैं। कुल के ब्राह्मण को पुरोहित बोला जाता है, ठीक है। पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय, दुर्बल में दुरुपसर्ग है, बल मूल शब्द है। दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वरंच, वरंच का मतलब होता है बल्कि, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक गौर दुखांत है। तथापि फिर भी गौर दुखांत, दुख, जिस जिस नाटक का अंत दुख वाला होता है, अत्यंत दुख भरे अंत वाला जो नाटक होता है, उसे गौर दुखांत बोलते हैं, ठीक है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था। सूत्रधार क्या होता है? सूत्रधार होता है संचालन करने वाला, यानी कि सब कुछ नियंत्रक, कंट्रोलर। कंट्रोलर को सूत्रधार बोलते हैं, ठीक है। तो नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सुखांत जिसका अंत सुख में हो, और दुखांत जिसका अंत दुख में हो, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है। बीच में एक पंक्ति छोड़ दी गई है। मध्य में सीमा से बार सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को
अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। लीलामय क्या होता है? लीलामय होता है क्रीड़ा करने वाला, अर्थात परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ ये सब। और लीला जो हम तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, ठीक है। और लीलामय किसके लिए प्रयोग हुआ? परमपिता परमात्मा के लिए। आगे चलिएगा। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वे कितने वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। सुख की नींद सोना मुहावरे का प्रयोग किया है, आराम से रहना, ठीक है। किंतु बात उल्टी हुई, आपके स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। नींद और भूख हराम करना यानी कि परेशानी में डालना। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। बिस्तरा गर्म राख पर रखना, इसका मतलब होता है मुसीबत को बुलाना, ठीक है। इस बार आपने बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त क्या होता है? हृदय, दिल। आगे चलिएगा। विचारिए तो, विचारिए यानी कि सोचना। क्या शान आपकी इस देश में थी, शानो शौकत होना, गौरवान्वित होना, ठीक है, प्राउड करना। और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलीफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर, अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। चिराग क्या होता है? चिराग होता है दिया, ठीक है। खलीफा, खलीफा क्या होता है? शासक। खलीफा क्या होता है? शासक। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। ओदा, चंवर, छत्र आदि सब से बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। जंगी लाट क्या होता है? जो सेना का अधिकारी होता है, सेना के अधिकारी को जंगी लाट बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो कठिन शब्द आए हैं, जंगी लाट सेना का अफसर बताया मैंने आपको, पटकनी खाना, हार जाना, और इस तरह से ये जो बेकानूनी शब्द आया है, इसका मतलब होता है कानून के विरुद्ध यानी कि अन्यायपूर्ण। और कन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह को कन्वोकेशन बोलते हैं। और वक्तृता, वक्तृता का मतलब होता है भाषण देना। और दिवाला निकालना, कंगाल हो जाना, बिल्कुल गरीब हो जाना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाना, ठीक है।
तो आगे चलिए। उधर विलायत में, विलायत होता है विदेश, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और देवता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती है। एक इशारे में क्या होती है? प्रलय। प्रलय होना यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू, आपकी कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। भंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आरा क्या होता है? काटने वाला। आरा रखना यानी कि एक तरह से उसे बांट देना, विभाजित कर देना। ठीक है। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखा एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। बाकी कल करेंगे। यहाँ तक आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा।